रुक जा भाई, थोड़ा गमछा तो सही कर लेंगे। अरे सर, यहाँ लोग बिना पैंट का कर दे रहे हैं, आपको गमछे की पड़ी है। ओह, तो फिर हम भी शुरू कर लेते हैं। नमस्कार, एक और टिप्पणी के साथ मैं तुल चौरसिया। इस टिप्पणी की शुरुआत हम करेंगे एक आत्मनिर्भर नंगे की कहानी से। टेलीविजन के डिबेट में अमूमन हर रोज नंगा होकर परेशान हो चुके भाजपा के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने खुद ही नंगा होने का फैसला किया। इसी नग्नावस्था में उन्होंने प्राइम टाइम में शिरकत की। ये कहानी उसी आत्मनिर्भर नंगे की है। गौरव भाटिया मेरे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के। मेरे साथ आज की इस चर्चा में शुभास्त्रा है। दिलचस्प विडंबना यह है कि उतरी हुई पैंट के साथ डिबेट में हिस्सा लेने वाले गौरव भाटिया ने इस शो में जो पहला शब्द बोला वह था अपरिपक्व और मर्यादा। सबसे पहले तो मैं समझता हूं राहुल गांधी अब केवल और केवल अपरिपक्वता के लिए जाने जाते हैं। मर्यादा का पालन करते हुए ये दिखाएं कि कैसे एक आदर्श नागरिक बना जा सकता है। मर्यादा का पालन करते हुए ये दिखाएं कि कैसे एक आदर्श नागरिक बना जा सकता है। पैंट उतारकर टीवी चैनल पर डिबेट करने वाला परिपक्वता और मर्यादा की बात कर रहा था। यह बात दिमाग में आते ही हमें इस कार्यक्रम के प्रेजेंटर की याद आ गई। मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। यह सब देखने के बाद आयरनी के पास दम तोड़ देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। आयरनी दम तोड़ने के लिए चुल्लू भर पानी की तलाश में थी। तभी हमारे हाथ दो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं की एक अनमोल बातचीत लगी। इनके नाम है मनोज काका और राजकुमार भाटी। इन दोनों की बातचीत हम सुने उससे पहले आपको एक खुशखबरी दे देता हूँ। 14 सितंबर यानी हिंदी दिवस हाल ही में बीता है। इस मौके पर न्यूज लॉन्ड्री एक विशेष सब्सक्रिप्शन का ऑफर ले आया है। 999 रुपए वाला 4 महीने का सब्सक्रिप्शन लेने पर एक सब्सक्रिप्शन फ्री, यानी पूरे 999 रुपए का फायदा। इसी तरह 1499 रुपए वाले 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेने पर एक सब्सक्रिप्शन फ्री। आप इस ऑफर का लाभ 21 सितंबर तक उठा सकते हैं। मेरे बगल में जो QR कोड लगातार आपको दिख रहा है यह हिंदी दिवस के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाने का गेटवे है। तो न्यूज लॉन्ड्री का यह सब्सक्रिप्शन लेकर इस हिंदी दिवस पर दिल मिलाएं। इस ऑफर का समय रहते फायदा उठाइए। अब मैं आपको राजकुमार भाटी और मनोज काका के बीच हुई बातचीत सुना देता हूँ। पहले मनोज काका ने कहा, कच्छे में बैठा भाटिया आदमी ही है घटिया, दिमाग से नंगा शरीर से नंगा हो गया है। इसके जवाब में राजकुमार भाटी ने लगभग चुनौती देते हुए कहा, कच्छा नहीं है भाई, शर्त लगा लो। इन दोनों के दावे पर मैं किसी किस्म का शक सुबह करने की स्थिति में नहीं हूं, बल्कि मैं कहूं कि मेरे पास सिर्फ यकीन करने का विकल्प ही शेष था। ऐसा इसलिए कि भाटिया लंबे समय तक इन दोनों के मातहत काम कर चुका है, लिहाजा भाटिया की हरकतें और आदतें इन दोनों को अच्छे से पता होंगी। खैर, हम अगर पिछले हफ्ते की बात करें तो पैंट सिर्फ भाटिया की नहीं उतरी, पत्रकारिता में भी किसी की पैंट उतर गई। यह आदमी भारतीय पत्रकारिता के मुंह पर झन्नाटेदार काली कालिख वाला तमाचा है, जिसे देखकर बस यही कहा जा सकता है, क्या करते हो चूतिया करने का। अर्नब गोस्वामी इस दौर की अनैतिक दरबारी पत्रकारिता के दस्तावेज का कवर पेज है। जब आदमी बेईमानी के उच्चतम शिखर पर पहुंच जाता है तब वह अर्नब गोस्वामी हो जाता है, लाज हया से मुक्त, निर्द्वंद, निर्लज्ज, थेथर और बेहया। और जब व्यक्ति यह हो जाता है तब वह इसी तरह के सवाल पूछता है भारत, सचिन तेंदुलकर द ग्रेट, क्यों चुप है आप? सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, बीसीसीआई से डरते हो? सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, रवि शास्त्री, राहुल द्रविड़, देश ने आपको कितना दिया? देश ने दिया आपको, मगर आपको लगता है आपके एक ही सुपर बॉस है राजीव शुक्ला। अर्नब गोस्वामी अगर बीसीसीआई के अध्यक्ष राहुल द्रविड़, बीसीसीआई के सीईओ सौरव गांगुली और भारत के खेल मंत्री सचिन तेंदुलकर से सवाल न पूछें तो फिर किससे पूछें? इस आदमी से तो अर्नब कतई कुछ भी नहीं पूछ सकते, क्योंकि यह फिलहाल इकलौता आदमी है जो भारत और पाकिस्तान के बीच हर तरह के क्रिकेट मैच का विरोध कर रहा है, वह भी तब जबकि यह क्रिकेट के दुनिया के किसी बड़े पद पर भी नहीं है। कंट्रोल सर, लगता है आप गलत स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। ओह माफ कीजिए, मैं थोड़ा भावनाओं में बह गया।
मेरे प्रोड्यूसर ने बताया कि ये जय शाह हैं, जो दुनिया में क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था आईसीसी के चेयरपर्सन हैं और भारत के गृह मंत्री अमित शाह के पुत्र हैं। इनकी प्रोफाइल बताती है कि ये सफल व्यापारी हैं, स्टॉक मार्केट के सफल खिलाड़ी हैं। उसी प्रतिभा के मद्देनजर इन्हें आईसीसी का चेयरमैन बनाया गया है। इतने बड़े खिलाड़ी से भारत पाकिस्तान के मैच को कैंसिल करवाने की उम्मीद आप कैसे कर सकते हैं, खासकर तब जब दांव पर सिर्फ एक मैच में हजारों करोड़ रुपए लगे हों। एक अनुमान के मुताबिक सिर्फ टिकटों की बिक्री से 100 करोड़ रुपए कमाए गए। इसके अलावा प्रति 10 सेकंड के टीवी विज्ञापन की दर 16 लाख रुपए थी और भी 50 तरह की स्पॉन्सरशिप थी। ऐसे में पप्पा कहें हम ईंट से ईंट बजा देंगे पाकिस्तान की। जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा हमारी लड़ाई चालू रहेगी और जिन लोगों ने एक कृत्य किया है उसका उचित दंड उनको निश्चित रूप से दिया जाएगा। और बेटा कहे हम तो नोट छापेंगे। खैर, हम भटकते हुए अर्नब गोस्वामी से यहाँ पहुँच गए। अर्नब तो हुक्म की तामील कर रहा था। भाजपा के सांसदों और नेताओं के बोल भी भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर हल्के, बेमानी और असंवेदनशील हो गए। बौद्धिकता का चोला पहनकर की गई राकेश सिन्हा की ओछी टिप्पणी पर गौर कीजिए। देखिए, हमने खून और पानी का कहा था, हमने क्रिकेट का नहीं कहा था। ये भाजपा के राज्यसभा सांसद हैं। इनका जवाब एकदम उसी कैटेगरी में था जैसे सबके खाते में 15 लाख रुपए की सफाई में अमित शाह का जुमला वाला बयान। देखिए, ये जुमला है, किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है, देश की जनता को भी मालूम है। इस जवाब की कठोरता और उसका छुपा हुआ संदेश पढ़िए। हमने तो ये नहीं कहा था कि हम खेल नहीं खेलेंगे, हमने तो ये भी नहीं कहा था कि हम बिरयानी भी नहीं खाएंगे, यानी भविष्य में बिरयानी भी खाई जा सकती है। ये आदमी सीधी सी बात नहीं बोल पाया कि मैं इस विषय पर बोलने में असमर्थ हूँ, क्योंकि सच बोलने से ओढ़ी गई बौद्धिकता हवा हो जाएगी। ये आदमी इतना भी कहने का साहस नहीं रखता कि मैं अपनी सरकार के इस फैसले से सहमत नहीं हूँ। बात खत्म। बस इसी स्तर की हुजूर माई बाप टाइप लोकतंत्र हमारे देश में बचा हुआ है। गोली मारो वाले भैया का कुतर्क भी लगे हाथ सुन लीजिए। मल्टीनेशनल टूर्नामेंट जहां पर एसीसी या आईसीसी करवाती है, वहां पे किसी भी देश के लिए मजबूरी या जरूरी हो जाता है भाग लेना। अगर वो नहीं लेंगे तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। यह हद बेमतलब की बात कही अनुराग ठाकुर ने, एकदम फिजूल। अव्वल तो एशिया कप आईसीसी का इवेंट नहीं है। आईसीसी का इवेंट बायकॉट करने के कुछ संभावित नुकसान हो सकते हैं, लेकिन एशिया कप होस्ट देश और हिस्सा लेने वाले देशों के बीच का मसला है। यह आईसीसी कैलेंडर का हिस्सा नहीं है। इसलिए भारत अगर चाहता तो इस टूर्नामेंट से दूर रह सकता था। 2 महीने पहले जिस तरह के हालात थे दोनों देशों के बीच, उसे देखते हुए यह मैच खेलने का सही समय नहीं था। खासकर जब सरकार यह कह रही है कि आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। यह दोधारी तलवार है। जिन लोगों के परिजनों ने पहलगाम में अपनी जान गंवाई है, उनके सवालों का जवाब सरकार कैसे देगी? और उससे भी अहम बात है कि बीते 2-3 महीनों के दौरान कही गई ये सारी बातें खोखली और हल्की साबित हुई हैं। उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते। मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। आतंकों और आतंकी को पालने पोसने वालों को, आतंकियों को ताकत देने वालों को अब हम अलग अलग नहीं मानेंगे। सरकार का कोई भी एक्शन नीजर्क रिएक्शन नहीं होना चाहिए, उसमें एक निरंतरता होनी चाहिए। 2 महीने पहले आप पाकिस्तान को लेकर पूरे देश में युद्ध का माहौल बनाएं, हर मंच से उन्माद फैलाएं और फिर 2 महीने बाद आप पाकिस्तान के साथ मैच खेलें, तब लोग सरकार से सवाल पूछेंगे। पिछला हफ्ता पड़ोसी देश नेपाल में बड़े राजनीतिक तूफान का गवाह बना। पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार द्वारा सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने को लेकर नाराज युवाओं ने सड़कों पर उतरकर विरोध किया। समय के साथ यह प्रदर्शन हिंसा में तब्दील हो गया, जिसमें 50 से ज्यादा नेपाली युवाओं की मौत हो गई। आग की लपटें सड़क से लेकर नेपाल की संसद तक पहुंच गई। युवाओं के इस विरोध प्रदर्शन को जेनजी का नाम दिया गया है।
यह आंदोलन नेपाल में राजनीतिक भ्रष्टाचार, सोशल मीडिया पर बैन और नेपाली नेताओं के भ्रष्टाचार की गवाही देने वाली उनके बच्चों की शाही जिंदगियों की प्रदर्शनी से पैदा हुआ। अंततः इसने नेपाल में तख्ता पलट दिया। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को अपना पद छोड़ना पड़ा। आंदोलनकारियों ने नेपाल सरकार के कई मंत्रियों को निशाना बनाया। तमाम मंत्रियों और पूर्व प्रधानमंत्रियों के घरों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। फिलहाल यह आंदोलन थमता दिख रहा है। नेपाल के पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। वो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री होंगी। जेन ज़ी आंदोलन भारत के दरबारी हुड़कचुल्लू मीडिया के लिए टीआरपी का एवरेस्ट चढ़ने का स्वर्णिम अवसर बन गया। जो एंकर्स खुद सत्ता की गोद में बैठकर नेताओं की बगले सूंघने के आदी हो चुके हैं, उन्होंने आंदोलनकारी युवाओं को सोशल मीडिया एडिक्ट घोषित कर दिया। आप देखिए, हजारों लाखों युवा सड़क पर आ गए और आगजनी कर दिया, आग जला दी भाई। मारने पर उतारू हो गए। फेसबुक कैसे बैन कर दिया, इंस्टा कैसे बैन कर दिया, यूट्यूब कैसे बैन कर दिया। सोशल मीडिया से बैन पर देश में आग लगाने वाले ये लोग कौन है? वहाँ के यूथ है, क्रांति है, ये क्राइम कर रहे हैं, मतलब जिन्हें जान देना मंजूर है, लेकिन एक पल भी अपनी डिजिटल नेटवर्किंग से हटकर रहना इन्हें मंजूर नहीं है। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि सरकार सोशल मीडिया की जगह कुछ और बैन करती तो शायद नेपाल में इस तरह का कोई हंगामा नहीं होता। लेकिन यहाँ ये विरोध प्रदर्शन इसलिए हिंसक हुए क्योंकि सोशल मीडिया के इन सारे ऐप्स ने नेपाल की युवा पीढ़ी को अपने उनको आदत लगी हुई है। चिंगाड़ी एंकरों के बाद आप तिहाड़ी एंकर का विश्लेषण भी सुन ही लीजिए। इन्होंने पत्रकारिता की कंगाली में आटा और गीला कर दिया। इनका कहना है कि आज का युवा आटा के बगैर जिंदा रह सकता है, डाटा के बिना नहीं। ये बात उस मुल्क का एंकर कह रहा है जिसकी अपनी आबादी में करीब 60 करोड़ युवा शामिल हैं। अब आप समझ सकते हैं कि दरबारी मीडिया भारत के युवाओं को किस नजर से देखता है। जो सोशल मीडिया है ये अब आज के युवाओं की लाइफलाइन बन चुका है। आप इनसे आटा छीन लीजिए लेकिन डाटा मत छीनिए। और नेपाल की सरकार ने जो गलत काम कर दिया, जो गलती कर दी, वो ये है कि उन्होंने सोशल मीडिया को बैन कर दिया। ये वो युवा हैं जिनकी सोशल मीडिया ही लाइफलाइन है। वैसे तो आटा डाटा के साथ चाटा भी राइम करता है, मगर हम हिंसा के उतने ही खिलाफ हैं जितना हमारे गोदी एंकर्स सच्ची पत्रकारिता के खिलाफ। आप खुद देखिए कैसे इन भोंपू पत्रकारों ने जेन ज़ी आंदोलन से भ्रष्टाचार, अभिव्यक्ति की आज़ादी और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लतिया जुतिया कर बाहर कर दिया और हिंदू राष्ट्र, डीप स्टेट और मोदी जी को ठेल दिया। 20 लोगों की मौत हो गई है, 250 से ज्यादा जख्मी हैं। ये दुनिया के सो कॉल्ड पहले जेन ज़ी आंदोलन के पीछे हम लोग सवाल पूछ रहे हैं साहब कि ये स्वतः आंदोलन है, कोई डीप स्टेट है? नेपाल इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। लोगों का कहना है कि लोकतंत्र की स्थापना से जनता के नहीं बल्कि नेताओं के अच्छे दिन आए और वो इसलिए अब नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। लेकिन भारत अपने हिसाब से चल रहा है। हाँ, ये जरूर है कि पड़ोस में जो हो रहा है उस पर भारत की नजर बनी हुई है और ये भारत के लिए चिंताजनक भी है कि पहले श्रीलंका, फिर बांग्लादेश और अब नेपाल में ऐसा हुआ। लेकिन नरेंद्र मोदी देश के अंदर पूरा मामला टाइट किया। ये सारे वही काम कर रहे थे जिसका हुक्म इन्हें ऊपर से मिला था। लेकिन देश का सबसे ज्यादा संख्या में बिकने वाला अखबार दैनिक जागरण पहले पन्ने पर अपनी कुंठा और वैचारिक दरिद्रता लेकर हाजिर हुआ। इन्होंने एक आला दर्जे की फर्जी खबर को अपने पहले पन्ने की पहली खबर बनाया। जागरण जो कर रहा है उसे कहते हैं नमक का हक अदा करना, हर संघी एजेंडे को समर्थन करना, जहां ना हो वहां पर संघी एजेंडे को घुसाना जागरण का लक्ष्य रहता है। जाहिर है जागरण या तमाम दरबारी मीडिया के पास इन विदेशी साजिशों को रोकने का जो एकमात्र देसी उपाय उपलब्ध है वो है हिंदू राष्ट्र की स्थापना। नेपाल कभी दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र हुआ करता था। 2008 में नेपाल को धर्मनिरपेक्ष घोषित कर दिया गया। नेपाल को दोबारा हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कई बार हो चुकी है। लोगों का कहना है कि लोकतंत्र की स्थापना से जनता के नहीं बल्कि नेताओं के अच्छे दिन आए और वो इसलिए अब नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और राजतंत्र की बहाली करना चाहते हैं। आंदोलनकारियों ने 19 सरकार के जिन जिन मंत्रियों को दौड़ा दौड़ा कर मारा, उनके घरों को फूंक डाला, वो सभी वो नेता हैं जो नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने और राजशाही लाने का विरोध करते हैं। इतने सारे कुकर्मों को देखने और जानने के बाद अगर आप ये पूछें कि इन लोगों के साथ नेपाल में मारपीट क्यों हो रही है तो आप नादान ही कहे जाएंगे। दिल्ली और मुंबई के स्टूडियो में बैठकर सरकारी प्रोपेगेंडा का भोंपू बनने की कीमत एक बार फिर से उन तमाम रिपोर्टर्स को चुकानी पड़ी जो नेपाल से जमीनी रिपोर्टिंग कर रहे थे। ये लगातार यहाँ पर अपनी बात रखने के लिए लोग जो हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हो रखे हैं।
यूर सपोर्ट में, हम आपके सपोर्ट में हैं। I don't want to support. What is our agenda? Sir, I know. Sir. What is our agenda? Sir, you please, what is our agenda? I'll throw the camera. आप क्यों इधर आया है? हमरा नेपाल में क्यों आया? अभी तो आता इंडिया। हम क्यों आए? हम क्यों आए? तुम लोग इधर? भारतीय मीडिया की गिरी हुई विश्वसनीयता बताती है कि आखिर दुनिया के प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारा इतना बुरा हाल क्यों है। खैर, नेपाल के अच्छे दिन सिर्फ उसे हिंदू राष्ट्र बनाने से नहीं आने वाले। लगता है दरबारी मीडिया के नफरती चिंटू मोदी जी को नेपाल एक्सपोर्ट करके ही मानेंगे। बस दुआ कीजिए कि अमेरिका की तरह नेपाल हमारे इस शानदार एक्सपोर्ट पर कोई टैरिफ न लगा दे। खुद वो नेपाल मोदी जैसे नेता की डिमांड कर रहा है बॉस। नेपाल में इतनी बड़ी क्रांति इसलिए हुई कि वहां पर मोदी जैसा कोई लीडर ही नहीं था। नरेंद्र मोदी जैसा लीडर नेपाल को इसलिए चाहिए क्योंकि भ्रष्टाचार और परिवारवाद से ऊब कर ही भारत नरेंद्र मोदी को लाया था। अब नेपाल भी भ्रष्टाचार और परिवारवाद से ऊबकर क्रांति कर रहा है, तो उसे भी नरेंद्र मोदी की जरूरत दिख रही है। जैसे मोदी जी ने भारत में बेरोजगारी को खत्म कर दिया है, जैसे हमारी अर्थव्यवस्था 7वें आसमान में उड़ान भर रही है, वैसे ही नेपाल की किस्मत भी बदल जाएगी। ये आंकड़े तो बस आंखों का धोखा है। जिस तरह से मोदी जी ने हमारे देश में परिवारवाद का समूल नाश किया है, वह नेपाल के नेपो बेबीज की समस्या को भी उसी तरह चुटकियों में निपटा देंगे। इतना ही नहीं, मोदी जी ने जैसे अपने 56 इंच के सीने से भ्रष्टाचार को टक्कर मारकर अधमरा कर दिया है, वैसे ही वो नेपाल के भी अच्छे दिन ले आएंगे। हमको आपको बस घबराना नहीं है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 11 फरवरी को अपनी 180 देशों की करप्शन रिपोर्ट जारी की। भारत की रैंकिंग में गिरावट आई है। वह 2024 की लिस्ट में 3 पायदान गिरकर 96 नंबर पर आ गया है। 2023 में भारत 93 नंबर पर था। इसका मतलब हमारे यहाँ करप्शन बढ़ा है। अगर आपको भ्रष्टाचार मुक्त भारत जैसी बातों पर यकीन नहीं है तो आप इसकी जांच खुद कर सकते हैं। बस आपको अपने गांव शहर के किसी भी सरकारी दफ्तर में जाने का दुर्भाग्य प्राप्त करना होगा, या फिर आप किसी थाने में एक FIR दर्ज करवाने की जहमत उठा लें। इसके बाद आप खुद ही बोल उठेंगे, मेरा भारत महान। 8 सितंबर को नेपाल की राजधानी काठमांडू में हजारों युवाओं की भीड़ प्रदर्शन करने के लिए इकट्ठा हुई थी। इस प्रदर्शन का नेतृत्व हामी नेपाल नाम के एक NGO ने किया था। आंदोलन का नाम जेन ज़ी रखा गया। भीड़ संसद की ओर बढ़ रही थी। देखते ही देखते यह हिंसक हो गई। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच संघर्ष छिड़ गया। इसमें करीब 51 युवा प्रदर्शनकारियों की मौत हुई। यह प्रदर्शन काठमांडू के साथ देश के बाकी हिस्सों में भी दिखा। इस प्रदर्शन का कारण बना सोशल मीडिया पर प्रतिबंध, नेताओं का भ्रष्टाचार, कुशासन, बेरोजगारी और मंत्रियों का परिवारवाद। 2023 में नेपाल के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा हेट स्पीच, झूठी खबरें, धोखाधड़ी और बाकी अपराधों को रोकने के लिए सोशल मीडिया कंपनियों को अनिवार्य रूप से नेपाल में पंजीकरण कराने का आदेश दिया गया। लेकिन ज़्यादातर बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने पंजीकरण नहीं कराया। सोशल मीडिया कंपनियों को पंजीकरण करवाने की समय सीमा 3 सितंबर तक थी। इसको आधार बनाकर नेपाल सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगा दिया। इस फैसले का विरोध कर रहे लोगों का आरोप है कि सरकार ने ये प्रतिबंध जनता को उसकी बात कहने से रोकने के लिए लगाए हैं। नेपाल में बहुत सारे ऐसे वीडियो और हैंडल थे जो सरकार के भ्रष्टाचार और नेताओं के बच्चों की शाही लाइफस्टाइल को उजागर कर रहे थे। नेपाल के युवाओं में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और आर्थिक असमानता को लेकर पहले से ही नाराजगी चल रही थी। नेपाल में 2008 में राजशाही खत्म हुई और यह एक फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना था, लेकिन इन 17 सालों में नेपाल में राजनीतिक स्थिरता नहीं आ पाई। अब तक 13 बार नेपाल की सत्ता में परिवर्तन हो चुका है, लेकिन नई व्यवस्था में पैदा हुए नेता भी भ्रष्ट और दिशाहीन साबित हुए। लगभग हर नेता या उसके परिवार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है। इन नेताओं के बच्चे सोशल मीडिया पर एक अलग ही जिंदगी जीते दिख रहे हैं। वो विदेशों में घूमने, विदेशों में पढ़ने, बढ़िया खाने और मौज मस्ती की तस्वीरें और वीडियो शेयर करते हैं, जिससे नेपाल के युवाओं में आक्रोश बढ़ता गया। बताया गया कि युवा और खासतौर पर जेनजी नेताओं के परिवारों की अय्याशी से भड़के हुए थे। युवाओं का कहना है कि नेताओं के बच्चे आम लोगों के पैसों से ऐश कर रहे हैं। इसी गुस्से में तमाम बड़े नेताओं और सेलिब्रिटीज के घरों को आग के हवाले कर दिया गया।
आंदोलन शुरू होने के बाद दबाव में पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंध को हटाने का ऐलान किया। इसके बाद भी प्रदर्शनकारी शांत नहीं हुए। उन्होंने संसद भवन, प्रधानमंत्री और तमाम नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों के घरों को आग के हवाले कर दिया। आखिरकार 9 सितंबर को केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। पीएम ने इस्तीफा दे दिया है, केपी ओली ने इस्तीफा दे दिया है। जो मौजूदा स्थितियां थी उसके बाद इस्तीफे का फैसला लिया है और लगातार नजरें बनी हुई थी। माना जा रहा था कि जल्दी इस्तीफा देंगे क्योंकि सोशल मीडिया पर बैन के बाद जेन ज़ी युवाओं का आक्रोश फूटा था। जो नेपाल में राजशाही और हिंदू राष्ट्र लाना चाहते हैं उनको हमारी बिन मांगी सलाह है। एक पत्रकार के तौर पर हमारा सिर्फ एक पक्ष होना चाहिए, लोकतंत्र की बहाली, लोकतंत्र की मजबूती और जनता की ताकत को मजबूत करना। पत्रकार हमेशा संवैधानिक व्यवस्था और जनहित के पक्ष में खड़ा होना चाहिए, चाहे वो नेपाल हो या भारत। इतिहास पागल मतवाले राजे रजवाड़ों के अत्याचारी और क्रूर कारनामों से भरा पड़ा है। नेपाल के लोगों ने बहुत मेहनत और त्याग करके लोकतंत्र हासिल किया है। उस लोकतंत्र को बचाना हर पत्रकार और हर भारतीय की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, न कि गैर जवाबदेह अमानवीय राजशाही की वापसी। अगर हम ये नहीं कर रहे हैं तो फिर पूरी दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का नगाड़ा बजाना हमें बंद कर देना चाहिए। एक साथ नेपाल में हिंदू राष्ट्र और भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बताना विशुद्ध दोगलापन है। पिछले हफ्ते आसमान में बिजली कड़की, देवताओं ने फूल बरसाए, सखियों ने मंगल गीत गाया। हेरी सखी मंगल गीत गाओरी, धरती अंबर सजाओरी, उतरेगे आज मेरे पी की सवारी, आज मेरे मोदी जी घर आएंगे। हेरी सखी मंगल गाओरी, धरती अंबर सजाओरी, उतरेगी आज मेरे पी की सवारी। 3 मई 2023 से शुरू होकर 2025 का सितंबर आ गया। 2.5 साल से इंतजार करते करते मणिपुर वालों की आंखें पथरा गई। तब प्रधानमंत्री जी का दिल भी पसीज गया। चलो दर्शन देने में क्या बुराई है, और वैसे भी उनका हर काम परमात्मा की कृपा से ही होता है। अब जो काम परमात्मा की कृपा से हो, वह 2.5 साल में हो या फिर 2.5 दशक में, वह परमात्मा की कृपा से ही होगा। उसमें मनुष्यों का क्या काम। परमात्मा ने अच्छा किया कि मेरा हेलीकॉप्टर आज नहीं चला। आना था इन्हें हेलीकॉप्टर से, लेकिन परमात्मा बीच में आ गए, लिहाजा उन्होंने सड़क मार्ग चुना। बकौल मोदी जी यह सब तयशुदा नहीं था। यात्रा के मार्ग में हुए अचानक परिवर्तन के बावजूद असंख्य संख्या में बिन बुलाए नर नारी सड़कों के किनारे इकट्ठा हो गए। इनको न तो किसी ने बुलाया था, न ही किसी को पता था। बस एक दैवीय अनुभूति हुई थी सबको। लिहाजा लोग बहरा बहरा कर एक ही यूनिफॉर्म पहने, एक ही साइज का तिरंगा लिए, एक लाइन में लगकर पूरे अनुशासन से झंडा हिलाने लगे। यह भी उस सड़क पर हुआ जो पिछले 2.5 सालों से बंद पड़ा था। मैच 15 दिन पहले खोला गया था। यह एक मिसाल है, चाहे वह 2.5 साल में आए, चाहे 2.5 दशक में आए। ढाई साल बाद ही सही वो आए, और आए तो हासिल क्या हुआ। जैसी उम्मीद थी वैसा कुछ भी नहीं हुआ। उनके दौरे से जख्मी और पीड़ित मणिपुर को वह सब नहीं मिला जिसकी उसे ज़रूरत थी। न इंसाफ की बात, न विस्थापितों की घर वापसी की उम्मीद, न दोनों समुदायों के बीच भरोसा बहाली का कोई प्रयास, न अपनी पार्टी की सरकार की आपराधिक नाकामी को सज़ा देने की कोई पहल, न 2.5 साल तक लापता रहने का कोई पछतावा, न हिंसा के पीड़ितों को ढांढस बंधाने की कोई कोशिश। जो हासिल हुआ वो था कुछ रटे रटाए बेईमानी से जुमले, कुछ परियोजनाओं के लिए पैसों का ऐलान, कुछ फोटो और 5 घंटे। मणिपुर के तो नाम में ही मणि है। खैर, इस तरह का मौका जब आता है तब सबसे पहले हमारे दरबारी हुड़कचुल्लुओं की कलई खुल जाती है। मसलन 2.5 साल तक मणिपुर से मुंह चुरा रहे प्रधानमंत्री से उस तरह के सवाल नहीं किए गए जिस तरह के सवाल इस देश का दरबारी मीडिया ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी के मणिपुर दौरे के समय किया था। एक नमूना देखिए। आखिर मरहम लगाने गए थे या सियासत करने के लिए गए थे, तो क्या वाकई आग में घी डाला जा रहा है? और जब प्रधानमंत्री पहुंचे हैं तब आज तक की यह कवरेज देखिए। भारी बारिश में जब हेलीकॉप्टर उड़ नहीं सका तो पीएम मोदी ने सड़क का रास्ता चुना। रैली स्थल सड़क मार्ग से करीब 65 किलोमीटर दूरी पर था, लेकिन मंजिल सिर्फ जनता का दिल था।
सत्ताधारी पार्टी की लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ते पढ़ते ये चैनल इतने नंगे हो चुके हैं कि इन्हें अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि सब के सब एक ही टूल किट की स्क्रिप्ट लगातार दोहराते रहते हैं। जनता इस बात को भली भांति समझ जाती है और हंसने लगती है। क्या सुरक्षा छोड़ राहुल गांधी लगाते हैं विदेशी दौड़? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी विदेश यात्रा पर रवाना हो गए। सबसे बड़ा सवाल यही है कि उपराष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले राहुल विदेश घूम रहे थे। कभी भी राहुल गांधी फ्री नहीं होते, लेकिन मलेशिया की छुट्टियों के लिए तो फ्री होते हैं। दर्जन भर चैनल एक साथ राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर कुकुरहाव करने लगे तो आपको भी लगेगा कि देश की सबसे बड़ी समस्या यही है। भले ही देश का प्रधानमंत्री देश के सबसे अशांत और हिंसाग्रस्त इलाके में 2.5 साल तक नहीं गया हो, उसके पास शांति का कोई रोड मैप तक न हो, पर आपको लगेगा कि राहुल गांधी की विदेश यात्रा ही देश की सबसे बड़ी समस्या है। इसी बात पर आप इस हफ्ते की रिपोर्ट देख लीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि देश की असली समस्या क्या है और चैनल वाले हर शाम आपको क्या दिखा रहे हैं। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग। इस हफ्ते की रिपोर्ट न्यूज पोर्टली से है। पंजाब पिछले 4 दशकों की सबसे भीषण बाढ़ का सामना कर रहा है। पौंग, भाखड़ा और रणजीत सागर बांधों के ओवरफ्लो के कारण पंजाब के निचले इलाकों में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। धन और जन दोनों का नुकसान हुआ है। पूरी उम्र लगाकर घर बनता है और जो बाढ़ में हमने देखा, हमें जो लग रहा, हम एग्जैक्ट तो नहीं बोल सकते, 25 से 30-35% घरों का जो दरारें पड़ जाएगी या कुछ बह गए हैं। फसल सारी बर्बाद हो गई ते डंगरां दा इन्ना मारा चारा है नहीं मासा भी। आ लोग आउंदे ने माड़ा मोटा चार दे के जांदे ने, इहदे नाल दिहाड़ी लंघदी आ, बाकी होर कुछ नहीं बचा। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।